अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जब हम इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने ये ज़िक्र किया था कि जो फाइनेंस बजट है हम उसके ऊपर भी ज़िक्र करेंगे क्योंकि वो आ चुका है। और इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि उस फाइनेंस बजट को गवर्नमेंट किस नज़रिए से देख रही है जब उन्होंने पेश किया, और आवाम उसको किस नज़रिए से देख रही है, और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी जो है उसमें उसको कितनी मकबूलियत हासिल हुई है, और क्या IMF इसको एक्सेप्ट करेगा इस बजट को कि वो हमारी मदद कर सके इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो बजट उन्होंने पेश किया है ये बड़ा ग्रोथ फ्रेंडली है, ग्रोथ बेस्ड है, क्योंकि वो प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर इन्होंने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, जिनके ऊपर इन्होंने स्ट्रेटजीज़ को प्रोजेक्ट किया है, वो बड़ा इकोनॉमी फ्रेंडली हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हमने इन्हांस करना है टैक्स नेट को इन्हांस करेंगे तो ऑब्वियसली स्टेट का रेवेन्यू जनरेट होगा। दूसरी बात जो करते हैं वो करते हैं कि स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसी चीज़ है जो आज तक पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट अचीव नहीं कर सकी। इसकी यही वजह है कि हमेशा इकॉनमी जो है वो बूम करती है और उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाते, वो क्रैश कर जाती है। होता ही है कि पहले आप इकॉनमी को रेज़ करते हैं एक सर्टन लेवल तक, वहाँ वो स्टेबलाइज करते हैं, फिर उसको इंक्रीज़ करते हैं और आपकी इकॉनमी जो है फ्लरिश करने लगती है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हर गवर्नमेंट कहती है, ये गवर्नमेंट भी कह रही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी हो पाएगा। तो जो तीसरी बात है वो कहते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ द वोलेटाइल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी बाय इंक्रीजिंग देयर रेवेन्यू जनरेशन पावर। ऑब्वियसली जब कोई रेवेन्यू जनरेट करेगा सेक्शन सोसाइटी का तो ऑब्वियसली उसकी जो प्रोटेक्शन हो जाएगी इकोनॉमिकली। ये बात उन्होंने की। चौथी बात उनकी कि जो टैक्स लीकेज है उसको रोकना है। ये FATF की तरफ से भी हमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। वो कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स को फंडिंग होती है आपकी तरफ से, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मोस्टली पीपल जो है वो टैक्स नहीं देते। यहाँ आवाम करोड़ों अरबों ईदी फाउंडेशन को दे सकती है डोनेशन के तौर पर, लेकिन टैक्स नहीं देती। वो इसलिए कि स्टेट की लेजिटिमेसी नहीं है। तो इसी को वो कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है बजट का वो डिफाइन होता है कुछ पैरामीटर्स को लेके। वो पैरामीटर्स क्या हैं जिनको सामने रख के इन्होंने बजट की जो शेप है हम देख रहे हैं इस बजट की, वो इस तरह की है। वो पैरामीटर्स जो हैं वो बताते हैं कि ये फॉलोइंग है। हाँ जी, तो जो पैरामीटर्स जिनको सामने रखकर ये बजट बनाया गया वो हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू जनरेट मोर टैक्स रेवेन्यू एंड टू इंक्रीज टैक्स नेट। ठीक है, ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो आपका टैक्स नेट खुद ब खुद बढ़ेगा, लोग टैक्स देना खुद शुरू कर देंगे। और इसके बाद जो उन्होंने बात की वो थी कि डिक्रीज़ इन नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट बाय और टेकिंग ऑस्टेरिटी मेजर्स। अब जैसे आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें भेजी थी ऑस्टेरिटी मेजर्स के तहत। तो अब ये क्या करेंगे, मेरे ख्याल में ये करेंगे कि वो भैंसें जिन बर्तनों में दूध देती थी ये वो बर्तन भेज देंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स के तहत। तो इतना ही कुछ कर सकते हैं ये, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो एक्सपीरियंस है या जो प्रैक्टिस चली आ रही है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ करना है। जैसे मैंने कहा पिछले साल में 14% डिक्रीज़ हुआ, तो ये उसको इंक्रीज़ करने की बात करते हैं कि उसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, फिर सबसे अहम पॉइंट जो इस टाइम पाकिस्तान को लाहक है, ख़दशा लाहक है, वो है कंटिन्यूएशन ऑफ IMF प्लान। IMF का प्लान जो है अगर वो कंटिन्यू ना हुआ तो देर इज़ अ चांस कि पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्सी की तरफ चला जाए। ऐसा ना हो, लेकिन जो हमारे डॉलर्स हैं वो बड़ी स्पीडीली जो है ड्रेन हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो बात करते हैं वो है कि फंडिंग ऑफ स्पेशल एरियाज़। वो एरियाज़ जो बाकी पाकिस्तान के साथ अप टू द मार्क नहीं है इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, उनको उस लेवल पे लेके आना ताकि वो भी उसी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर सकें जिस तरह की बाकी एरियाज़ पाकिस्तान के कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है उसको वर्सटाइल किया जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ 1947 में भी लाहौर और कराची जो थे बड़े शहर थे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे थे, और आज भी 2022 में वही दो शहर हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी मेजरली परफॉर्म कर रहे हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी को चेंज करने की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं ये। और जो सबसे अहम बात है इन सब में से वो ये है कि पाकिस्तान को दो तरह के डेफिसिट का सामना है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल जो है वो ट्रेड डेफिसिट है, जो इंटरनल है वो है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है उसको कम करने के लिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने की बात करते हैं। चलिए आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो बजट है इसमें एक्सपेंडिचर्स कितना है और उस एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ अलॉटेड है मेनली, और उसके बाद ये कलेक्शन कहाँ से करेंगे, रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि
तो हम देखते हैं कि बजट 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ का दिया गया एक्सपेंडिचर के तौर पर, उसमें से 3.9 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो सिर्फ डेट सर्विसिंग में चले जाएंगे, यानी मतलब सूद जो है हमने दे देना 3.9 ट्रिलियन रुपीज़ का, ठीक है। डिफेंस को 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ दिए गए, जो DGISPR कह रहे थे कि ये तो उल्टा कम है, अगर हम GDP के साथ कंपेयर करें तो परसेंटाइल जो है वो कम है उल्टा लास्ट ईयर से। और उसके बाद जो हम देखते हैं हेल्थ को डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि 28 बिलियन रुपीज़ पिछले साल दिए थे, इस दफ़ा 19 बिलियन रुपीज़ दिए गए सिर्फ, ठीक है। एजुकेशन को देखें तो 91 बिलियन रुपीज़ दिए गए पिछले साल, इस दफ़ा सिर्फ 90 बिलियन रुपीज़ दिए गए, ठीक है। और गवर्नमेंट को रनिंग के लिए, सिविल गवर्नमेंट को रनिंग के लिए 550 बिलियन रुपीज़ अलॉट किए गए। तो आप प्रायोरिटीज़ इनकी चेक कर सकते हैं कि हेल्थ जो है पब्लिक की जो जनरेट कर रही है रेवेन्यू, उसको सिर्फ 19 बिलियन रुपीज़ दिए जा रहे हैं उनकी हेल्थ के लिए, और उनकी एजुकेशन के लिए सिर्फ 90 बिलियन दिए जा रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर जिस गवर्नमेंट ने रूल करना है उसको 550 बिलियन चाहिए चलने के लिए सिर्फ, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये रेवेन्यू कलेक्ट कैसे होगा, ठीक है। FBR जो है वो 7 ट्रिलियन रुपीज़ कलेक्ट करेगा थ्रू टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसकी बहस में नहीं जाते। उसके बाद जो नॉन टैक्स कलेक्शन है, नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेशन है, वो 2 ट्रिलियन रुपीज़ की है। उसके बाद इन दोनों को मिलाएं तो ऑलमोस्ट 9.04 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो बनते हैं, ठीक है, जबकि बजट जो है 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ का है। इसके बाद जो बाकी के हैं वो चीज़ें थोड़ी सी मतलब एक्सटर्नल फाइनेंसिंग वगैरह, डोमेस्टिक फाइनेंसिंग वगैरह के थ्रू ये जो है पूरे करेंगे, ठीक है। अब इसमें से मसला ये है कि 4.1 ट्रिलियन रुपीज़ जो है हमने सूबों को दे देने हैं, जो कि NFC अवार्ड के तहत उनको देने हैं। उसके बाद बाकी बचे 4.9 ट्रिलियन रुपीज़, जबकि गवर्नमेंट का खर्चा हमने पहले ही जिक्र किया 9.5 ट्रिलियन रुपीज़ है। तो इसमें से अगर हम माइनस करें तो 4.5 के करीब जो है हमें नज़र आता है डेफिसिट है, ठीक है। अब इस डेफिसिट में अगर हम 800 मिलियन रुपीज़ वो भी डाल दें जो सूबों के सरप्लस NFC अवार्ड के तहत, तो राउंड अबाउट 37.98 के करीब जो है ना ये बिलियन रुपीज़ में जो है हमें डेफिसिट नज़र आता है, क्योंकि 4.9% ऑफ द GDP है। तो ये बात होगी सारी तकरीबन, कलेक्शन कैसे होगी, रेवेन्यू जनरेट कैसे होगा उसकी। मुफ्ता इस्माइल साहब से पूछा गया कि देयर इज़ GDP ग्रोथ ऑफ 5% एंड अबव, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो 11.5% के ऊपर जा रही है। तो ये कुछ अनरियलिस्टिक नहीं हो जाता कि आप दो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठे मिला के, अपोजिट चीज़ों को इकट्ठे मिला के पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो अनरियलिस्टिक सा फील होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही अनरियलिस्टिक फील होती है या फिर इन्फ्लेशन अनरियलिस्टिक फील होती है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है GDP से लिंक्ड। जो इन्फ्लेशन ऑफ रुपी या करेंसी है वो लिंक्ड होती है SBP के साथ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक्ड है। वो अपना पॉलिसी रेट 13.5% जो है उसको जिस तरह ऊपर नीचे करेंगे वैसे इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होगी या मतलब कम होगी या ऊपर जाएगी। और इसके अलावा जो ग्लोबल इवेंट्स हैं वो शेप करते हैं आपकी करेंसी की वैल्यू को या करेंसी की इन्फ्लेशन को। अगर ग्लोबल इवेंट्स में या जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है या ग्लोबल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो ऊपर नीचे जा रही हैं, तो ऑब्वियसली रुपी जो है वो इन्फ्लेट होगा। फिर इनसे पूछा गया कि देयर इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि आप सैलरीड क्लास को और जो लो इनकम क्लास है उनको रिलीफ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका मोटो है कि हमने टैक्स नेट बढ़ाना है या जो वैल्यू है टैक्सेबल इनकम की उसको बढ़ाना है, तो वो चीज़ें न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगी जब हाइपर इन्फ्लेशन होगी। और क्या आप ये समझते हैं कि हम जो स्लाइड है टुवर्ड्स पॉवर्टी उसको रोक सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं? तो इसके जवाब में उन्होंने PTI की गवर्नमेंट को ब्लेम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सारे काम हमने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश की थी सैलरीड क्लास को और लो इनकम क्लास को, PTI की गवर्नमेंट ने आके उन सबको रिवर्ट कर दिया, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि हमने टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिश की है, हमने 2.5 मिलियन शॉपकीपर्स जो हैं उनको टैक्स नेट के अंदर इंक्लूड किया है। और इसके अलावा अब हम बाकी चीज़ों की तरफ भी जाएंगे, मतलब रिटेलर्स की तरफ जाएंगे, बेकरीज़ की तरफ जाएंगे, ज्वेलर्स की तरफ जाएंगे, या जो लग्जरी आइटम्स बेचते हैं उनको भी टैक्स नेट में इंक्लूड करेंगे। एट द एंड उनसे बहुत मज़े का सवाल पूछा गया, वो ये था कि 5.9% ग्रोथ है और उसके बावजूद आवाम जो है वो नफ्सा नफसी के आलम में है, उनको अपनी पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं। अगर यही इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो बहुत कम होता या थोड़ा सा कम होता फिर तो मरने की हालत हो जाती। तो इसके जवाब में मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि इट्स नॉट अबाउट द ग्रोथ रेट बीइंग हायर या लोअर, बात यह है कि ट्रिकल डाउन अफेक्ट की जो है वो कमी है या उसकी ना होने की वजह से ये जो है ना हमें इकोनॉमिक क्राइसिस नज़र आ रहा है। वो है होता ही है कि जब कंसिड्रेशन का टाइम आता है
तो बर्डन शेयर किया जाता है सबके ऊपर, लेकिन जब उससे गेन का टाइम आता है तो सिर्फ रिच रिच जो है वो गेन कर लेते हैं और उसको ट्रिकल डाउन नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि हम इसी को हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कह रहे हैं कि हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट की तरफ जा रहे हैं कि जो पुअर सबसे लोअर स्टार्टर में बैठा हुआ इंसान है वो भी इससे फ़ायदा उठा